आज हम रोहिला राज्य के बारे में बात करेंगे, जो ये भी विद्रोह करके स्थापित होते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज रोहिलों की बात करते हैं। रोहिला थे कौन या फिर इनका एरिया कौन सा था, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको ये एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका यही है रोहिलों का। रोहिल खंड इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रोहिल खंड। एक्चुअल में अफगानिस्तान में एक रोह नाम का पर्वत, मतलब पहाड़ी है, रोह पर्वत। ठीक है, उस पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों को जो है, जैसे देखिए वहां पर जो कबीलाई लोग होते थे, योद्धा होते थे। अब वो लोग इतिहास में भी आप देखिएगा ना कि 17वीं 18वीं सदी में, ज्यादातर 17वीं 18वीं सदी में क्या हुआ कि मुगल सत्ता के टाइम में ही लोग भारत में आए रोजगार की तलाश में, लूट मार की तलाश में, लूट करने की तलाश में। राजनीतिक मामलों के वजह से भी कई सारे लोग वहां से, रोह वाले इलाके से भारत में आए और मुगल सेना में भी काम किए। मुगल जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें भी कई सारे लोगों ने काम किया। ठीक है, जिसमें यूसुफ जई, लोहानी, फिर बंगश, ये सब कई सारे लोग वहां से आए, कबीलाई लोग थे। रोह के इलाकों से। रोह क्या है? एक पर्वत, पहाड़ी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहीं से लोग आए थे भारत में। ठीक है, अब जब ये भारत में आए तो इन सब के ग्रुप को, इन सब के समूह को, ये अफगान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है वहां से आए थे। अभी पाकिस्तान में है वो, लेकिन वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अटैच्ड है ना, इधर इस साइड में, यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले इलाके में। ठीक है, तो इसमें कई सारे लोग आए। ठीक है, ये रोह कोई जाति या नस्ल नहीं था। ठीक है, वो उस पर्वत के इलाके में रहते थे, रोह पर्वत के इलाके में रहते थे और उनका नाम, वो कबीलाई नाम था, आप बोल सकते हैं यूसुफ जई हमने बताया, लोहानी बताया, बंगस वगैरह का नाम बताया। बंगस नेताओं के बारे में बात हमने किया भी था मराठा साम्राज्य के टाइम में। तो इन सबके ग्रुप को, इन सबके समूह को, ये जो समूह में आए थे अफगान से, इनको रोहिला कहा गया। यहाँ पर भारत में एक नया नाम दिया गया इनको, जिसको रोहिला बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? रोहिला। ठीक है, क्योंकि रोह पर्वत के इलाकों से आए थे। अब इन्होंने जब ये देखा, पहले तो ये मुगल के सत्ता के टाइम में आए और वहां पर अपना काम कर रहे थे, मुगल के अधीन ही। लेकिन जब इन्होंने देखा कि सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं, कुछ विद्रोह करके भी स्वतंत्र हो रहे हैं, तो हम क्यों बचे रहे? ठीक है, हम भी स्वतंत्र होते हैं, एक राज्य बनाते हैं। तो इनका एक एरिया हुआ रोहिल खंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक और मैप में यदि आप हम दिखाएं, देखिए ये है भारत का मैप। तो ये वाला देखिए, ये रोहिलाज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो इलाका है ये रोहिल खंड का इलाका। अब इनका एग्जैक्ट लोकेशन यदि हम बताएं तो आप देखिएगा, उत्तराखंड कुमाऊं वाला जो एरिया है, कुमाऊं। ठीक है, उत्तराखंड आप समझ लो अभी के हिसाब से। और नीचे में गंगा का मैदान हो गया, गंगा यमुना दोआब वाला इलाका। नीचे गंगा का मैदान आप समझ लो, और बीच में तराई वाला, हिमालय का जो तराई वाला इलाका है वो। अब ये तराई क्या होते हैं? देखिए, तराई उसको बोलते हैं जहां पर हिमालय से या पर्वतों से जो नदियां बह रही है और वो मैदानी इलाके में जब प्रवेश करती है तो उस वाले इलाके को तराई बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है और यहाँ पर खेती बहुत ही, मतलब बेहतर कंडीशन में यहाँ पर सुविधा मिलता है खेती करने का। और आप बोल सकते हैं कि पानी का भरपूर मात्रा यहाँ पर था, तो मतलब उपजाऊ भूमि है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो रोहिलों का बहुत ही उपजाऊ भूमि है, तो इस पर नजर तो सबका होगा ना। ठीक है, तो एक अफगान ही थे, यानी पठान के आप बोल सकते हैं, उन्होंने क्या क्या, उनका नाम है अली मोहम्मद खान। ठीक है, अली मोहम्मद खान। उन्होंने अफगानों को यानी रोहिलों को एक
ग्रुप में, एक समूह में बांधने का कोशिश किया, मतलब एकजुट करने का कोशिश किया। और एकजुट करके उन्होंने क्या किया कि 1737 ईस्वी में, ठीक है, 1737 में क्या किया उन्होंने कि एक रुहेलखंड राज्य का स्थापना कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और अपना राजधानी कहाँ बनाया? बरेली में। बरेली अभी कहाँ है आपको पता होगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बरेली एक जंक्शन भी है, जंक्शन नहीं, स्टेशन है शायद, नहीं जंक्शन ही है। बरेली स्टेशन जंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, रेलवे स्टेशन है। तो बरेली में उत्तर प्रदेश में है। अभी तो उत्तर प्रदेश में ये जिला है बरेली। ऐसे रोहिलखंड का उत्तर प्रदेश का कई सारा इलाका है, जैसे कि बरेली हो गया, फिर पीलीभीत हो गया, आपको दिखेगा, फिर मुरादाबाद हो गया, ये सब रोहिलखंड के इलाके के एरिया थे। अभी ये सब यूपी में जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बना हुआ, ठीक है। उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं था, अपना अपना रियासत लोग बना रहे थे। तो रामपुर भी आप बोल सकते हो, रामपुर है। रामपुर को तो बाद में हम बताएंगे, उसको रियासत बना दिया गया था, जिसे पटेल के द्वारा फिर मिलाया गया भारत विलय के टाइम में। तो रोहिलों का ये इलाका है, ठीक है। अब पूरा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब रोहिला में हमने बताया कि अली मोहम्मद खान ने क्या किया कि एकजुट करने का प्रयास किया, पूरा एकजुट किया रोहिलों को, और मुगल सत्ता के विद्रोह करके, मुगल सत्ता से विद्रोह करके क्या किया कि रोहिला राज्य का या रोहिला राज्य का स्थापना कर दिया 1737 ईस्वी में, ठीक है, 1737 ईयर्स। अब उसके बाद 1748 ईस्वी में जब अली मोहम्मद खान का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तब उनके बेटा तो छोटे छोटे होते हैं, उनका एक उन्हीं के एक मतलब सपोर्टर्स आप बोलो या फिर सरदार टाइप का बोलो, रोहिला का ही एक सरदार था जो हाफिज रहमत खान नाम था उसका, हाफिज रहमत खान। हम ये सारा नाम डेट लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। हमारा यही काम होता है कि पहले पूरा कहानी को समझा दें, बाद में 1-2 मिनट 3 मिनट में सब लिख दे नाम, ताकि आपको डाटा पता हो जाए, ठीक है। तो पहले मेन चीज को समझते हैं। तो हाफिज रहमत खान जो है, अब बेटा सब छोटा था अली मोहम्मद खान का, उनका 1748 में डेथ हो गया। तो हाफिज रहमत खान संरक्षक के रूप में कि आपका बेटा ही राजा बनेगा अगर हम जाएंगे तो, लेकिन हम संरक्षक के रूप में हम क्या करेंगे, अभी बड़े हैं तो हम इस पूरे राज्य की देखभाल करेंगे, ठीक है। कोशिश भी किया उन्होंने, रोहिला राज्य को बेहतर बनाने की भी कोशिश किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा टकराव मराठा से होता रहा था। मराठा क्या करते थे कि बार बार अटैक करते रहते थे रोहिला वाले इलाके पर। तो जब अटैक कर रहे थे तो वो बेचारे परेशान थे, अब वो मराठा से कैसे लड़ पाया, ठीक है, इतना छोटा सा राज्य मराठा से कैसे लड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अवध से, देखो बगल में ही अवध है, तो अवध से उसने क्या किया कि सहायता मांगा। अवध के राजा उस समय कौन था, आप सोच के देखो, अवध का राजा सुजाउद्दौला कौन था? सुजाउद्दौला, ये हमने पहले बता चुका है सुजाउद्दौला कौन। तो सुजाउद्दौला नवाब था। अब सुजाउद्दौला से ये शर्त पर मदद मांगा कि अगर आप मराठों से हमें निजामत, मतलब निजामत हो सके, क्या उसको बोलते हैं, निजात दिला सके, यानी कि उससे छुटकारा दिला दे आप, तो हम आपको 40 लाख रुपया देंगे, ठीक है। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला बोला 40 लाख, चलो हाँ ठीक है दे देना, ठीक है। तो अवध के नवाब को यह हुआ। अब जब मराठे आए तो अवध और ये रोहिला सब मिल करके मराठों को भगा दिया। मराठा जब चले गए, अटैक का संकट का काल हट गया, तो सुजाउद्दौला बोला कि चलो अब लाओ पैसे। तो हाफिज रहमत खान जो है उसने मना कर दिया कि नहीं हम पैसा वैसा नहीं देंगे, मतलब था ही नहीं, देगा कहाँ से, या फिर होगा भी तो नहीं देना चाहा, इनकार कर दिया देने से। तो जब इनकार कर दिया तो सुजाउद्दौला फिर गुस्सा खाया, उसका दिमाग हो गया गर्म। तो उसी समय ब्रिटिश में उसका दोस्ती चल रहा था ब्रिटिश कंपनी से, सुजाउद्दौला का। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे ब्रिटिश में मेन गवर्नर आप बोल सकते हो। तो उनके नेतृत्व में क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर ब्रिटिश सेना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक टुकड़ी सेना का वो और अवध सुजाउद्दौला, ठीक है,
दोनों मिलकर के मीरापुर कटरा के मैदान में, बरेली के आसपास ही है मीरापुर कटरा का एक फील्ड, वहीं पर क्या हुआ कि उधर से रोहिला के मेन सरदार, आप बोलो तो हाफिज रहमत खान और उनके कुछ रोहिले सरदार सपोर्टर्स साथ में, और इधर से सुजाउद्दौला अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ सेना की टुकड़ियां दोनों आपस में युद्ध किए। कहाँ पर? मीरापुर कटरा का मैदान में, ठीक है, बरेली के पास है। वहीं पर युद्ध हुआ, वहां पर हाफिज रहमत खान को मार डाला गया। जाहिर सी बात है इन लोगों के सामने ये कहाँ टिकेगा, तो मारा गया, हाफिज रहमत खान मारा गया। तो अब अंग्रेजी सब सोचा कि यार एक बैग विलय कर ले तो फिर दिक्कत हो सकता है, यहाँ के लोगों में असंतोष आ सकता है, तो एक काम करते हैं, अली मोहम्मद खान का ही एक दोस्त साथी बोलो फैजुल्ला खान था, फैजुल्ला खान को लोगों ने मतलब ब्रिटिश ने क्या किया कि बख्श दिया, छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, और उसे बोला कि तुम जो है यहाँ पर एक एरिया हम दे देते हैं, रोहिला के इलाके में ही एक एरिया था रामपुर, ठीक है, कि हम तुमको रामपुर दे देते हैं, रामपुर में तुम अपना राज्य स्थापित करो, यहीं पर तुम अपना शासन करो, लेकिन तुम हमसे वफादार रहोगे, जो हम बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा, मतलब हमारे नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हो। अंग्रेजों का ये कहना, ये तो शुरू से ही उसका कहना है। तो ये हाल था। अब फैजुल्ला खान बन तो गया, रामपुर रियासत बन गया, वहां का नवाब बना फैजुल्ला खान। यही रामपुर रियासत जो है बाद में क्या होता है, जैसे देखो हुआ क्या, अब फैजुल्ला खान रामपुर का नवाब तो बना, ठीक है, लेकिन वो ब्रिटिशों के नियम से उसके मतलब उसके कंट्रोल से तंग आ चुका था, हर चीज में हस्तक्षेप ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उसको खुद से स्वतंत्र मतलब वो जी नहीं पा रहा था, तो वो फिर रामपुर को छोड़ करके भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है। तो अब रामपुर का कोई तो चाहिए ना, तो वो ब्रिटिश के प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है, ब्रिटिश ही उस पर प्रोटेक्ट करता था उस इलाके को, और वो रियासत वैसे ही बना रहा रामपुर का, ठीक है, रामपुर रियासत वैसे ही बना रहा। फिर जब देश आज़ाद होता है 1947 में, तो जब सरदार पटेल का जो काम होते हैं, जो वो लोग करते हैं, या फिर वीपी मेनन दोनों मिल करके कि हम भारत में विलय करेंगे कई सारे रियासतों का, तो उसमें रामपुर रियासत का भी विलय होता है, यही रामपुर है, ठीक है, जो ये फैजुल्ला खान वहाँ का नवाब था, तो इस रियासत का भी विलय करते हैं ये पटेल लोग मिलकर के 1949 ईस्वी में, ठीक है, 1949 में, ये आप ध्यान रखना। तो ये रामपुर का कहानी है। अब फैजुल्ला खान तो भाग गया, तो धीरे रोहिलों का कहानी ही समाप्त हो गया। एक और अफगान यहाँ पर था, बंगस नेता की बात कर रहे थे हम, मराठा के टाइम में भी बताए थे कि जब बाजीराव प्रथम जब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय बुंदेलखंड का एक राजा था छत्रसाल बुंदेला, तो छत्रसाल पर अटैक कर दिया था यही अफगान शासक मोहम्मद खान बंगश, ठीक है। अब मोहम्मद खान बंगश जो है, जब यहाँ पर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर अटैक किया था, तो छत्रसाल मतलब कमजोर हो थे उस टाइम, तो उन्होंने बाजीराव यानी मराठों से क्या किया कि सपोर्ट मांगा, तो बाजीराव प्रथम का सेना आया तो मोहम्मद बंगस को पीट पीट करके भगा दिया, और उसी के एवज में छत्रसाल जो है बुंदेलखंड के राजा मराठों को एक एरिया देते हैं, और वहीं से मराठा जो है उत्तर भारत में अपना मतलब वर्चस्व जमाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि एरिया वहां पर मिल जाता है, और मस्ताने भी साथ में उसको मिलता है, वहीं से उसका कहानी अलग ही था, तो वो हमने बता चुके हैं मराठा साम्राज्य के कहानी में, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि सारा चीज आपस में लिंक है, सारा टॉपिक आपस में लिंक है, तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है, सब आपस में लिंक है भाई, तो अच्छे से समझ में आएगा वैसे पूरा कहानी। तो अब क्या होता है कि जब रोहिला का कहानी खत्म हो गया, अब बंगस, यही बंगस जो मोहम्मद खान बंगस है, यही जो है 1714 ईस्वी में 1714 ईस्वी में फर्रुखाबाद नाम का एक राज्य, मतलब यूपी में ही है, वहाँ पर फर्रुखाबाद राज्य का स्थापना करता है, वहाँ का मेन नवाब बन जाता है,
ये मोहम्मद खान बंगश। तो दो कहानी था रोहिलों का जो अफगान से आए थे। तो एक अली मोहम्मद खान जो बरेली में अपना राजधानी बना करके बनाया, रोहिला राज्य का स्थापना किया, रोहिलखंड का। और एक फर्रुखाबाद का स्थापना किया मोहम्मद खान बंगश 1714 ईस्वी में। इसका कहानी था। तो ये पूरा अफगान से आए हुए जो समूह थे, यूसुफ जई लोहानी सब, उनका समूह का ये पूरा कहानी था। ठीक है, खास करके जो मुगल सत्ता से विद्रोह करके अपने राज्य की स्थापना किए थे उसकी बात की। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब ये सारे चीज आपको शायद समझ में आ गया हो। ये जो छोटे छोटे जो नाम है, डाटा है, वो आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप आसानी से उसको याद कर पाए, समझ पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, ठीक है, रोहिला। ठीक है, रोह नाम का पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत वाले इलाके से लोग आए थे। ठीक है, रोहिला किनको बोला गया? तो आप बोल सकते हो यूसुफ जई, और प्लस में आप बोल सकते हो लोहानी, फिर बंगश। इन सब के ग्रुप को आप बोल सकते हो एटीसी। यहाँ पर और भी लोग थे अफगान से जो आए थे, ग्रुप को बोल सकते हैं। ठीक है, इनको रोहिला बोला गया। अब इनमें जो मेन थे वो थे अली मोहम्मद खान, इन्होंने 1737 ईस्वी में 1737 ईस्वी में क्या किया कि रोहिला राज्य की स्थापना कर दिया। स्थापना, स्वतंत्र राज्य घोषित किया। फिर इसके बाद आए कौन? हाफिज रहमत खान। फिर इसको जो है 1774 ईस्वी में मारा गया 1774 में। किसमें? मीरापुर कटरा के युद्ध में। का युद्ध 23 अप्रैल 1774 मीरापुर कटरा के युद्ध में हाफिज रहमत खान मारा गया। और इस युद्ध में आप एक तरफ नवाब था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और प्लस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना बोलो। ठीक है, और वर्सेस में बोल सकते हो हाफिज रहमत खान। ठीक है, ये दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद फैजुल्ला खान, ये बना रामपुर का नवाब। रियासत बनाया, रियासत। ठीक है, रामपुर वाला। कब? 1774 में, उसी साल। ठीक है, ये पूरा कहानी समझ आ गया। और 1949 में यही रियासत को, रामपुर रियासत को मिला देते हैं ये पटेल क्या भारतीय संघ में विलय कर देते हैं। ठीक है, एक और वर्ड हमने बताया था फर्रुखाबाद। ये राज्य का स्थापना 1714 ईस्वी में मोहम्मद खान बंगश के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको भी ये रियासत एक्चुअल में बचा नहीं था, क्योंकि इसको क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, इसको हटा करके ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में इसको ले लिया था और यूपी में मिला लिया था अपने प्रोविंसेस में। तो ये तो हो गया, और कुछ बचा हुआ है? लगभग सारा चीज पता है। ठीक है, और रोहिला का इलाका यदि हम बता दें आपको, तो ये कुमाऊं से आप देख सकते हैं, कुमाऊं से लेकर कहां तक? उत्तर में कुमाऊं आप बोल सकते हैं, उत्तर में कुमाऊं से लेकर यहां पर नीचे, दक्षिण में गंगा का मैदान, और बीच में हिमालय की तराई।
तराई क्षेत्र, हिमालय की तराई क्षेत्र आपको शायद समझ में आएगा होगा, ये ज्योग्राफिकल वर्ड है तराई। तो वही तराई जहाँ से मतलब नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरती है और जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो उस वाले जगह को, उस वाले एरिया को तराई क्षेत्र बोलते हैं। बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये पूरा चीज शायद आपको पता चल गया होगा। ये रोहिला कहाँ पर था, इसका बाउंड्री इस तरीके से था, ठीक है। और तराई वाला इलाका इसके बीच में पड़ा था, तो बहुत उपजाऊ था, इसलिए इस पर बार बार अटैक होते रहते थे, सबका ध्यान सबका ज़्यादा था। तो ठीक है, ये रोहिला के बारे में बस छोटा जानकारी था। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर आपको कोई और भी चीज़ें इसमें जानना हो या फिर किसी चीज़ को समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। और मेरा ये मतलब आग्रह है, या फिर आप जो भी समझो, हम ये करना चाहते हैं कि आप सीक्वेंस में पूरा वीडियो को देखो शुरू से, क्योंकि सब आपस में लिंक है। क्योंकि शुरू से आप देखते आओ, हम एक तरीका से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो, टॉपिक के डिमांड के हिसाब से वो वीडियो का लेंथ हो जा रहा है। रोहिला ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा टॉपिक बन रहा है। अब सिख राज्य के बारे में बात करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा, जैसे मराठा बड़ा बना उसी तरीके से, ठीक है। तो टॉपिक के डिमांड के हिसाब से वैसे चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।